में 8वें दिन के बाद जो वायरस है वो एकदम डेड हो जाता है और उसकी चांस ऑफ इन्फेक्शियसनेस इज नॉट देयर, यानी कि वो व्यक्ति और किसी को अब इन्फेक्शन नहीं दे सकता। वायरस कभी कभी आरटीपीसीआर में 2-3 हफ्ते तक भी रह सकता है, लेकिन वो डेड वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स हैं जो टेस्ट में पिकअप होते हैं, इसलिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन हो गए हैं एसिम्प्टोमेटिक हो, या 10 दिन हो गए और उससे पिछले 3 दिन में आपको बुखार नहीं हुआ है, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते थे कि अगर 80 से 85% लोग हमारे एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड हैं, जो कि अगर वो टाइमली टेस्टिंग कर लेते तो पा सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इन गाइडलाइंस को समझें और इन गाइडलाइंस के पीछे जो स्पिरिट है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं। इसके साथ ही एक विषय हम हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम रूट कॉज पर काम करें। रूट कॉज यानी कि हम केसेस के इन्फेक्शन को फैलने से ही रोकें, इन्फेक्शन को कैसे कंटेन करें। आज जब हम कोरोना से करीब 1 साल 3 महीने से अधिक हो चुके हैं हम डील कर रहे हैं, तो हम जो समझते हैं, जो पाते हैं, वो देखते हैं कि 3 टाइप की रिएक्शन फील्ड में पाई जा रही हैं। एक रिएक्शन है मिसप्लेस ब्रेवरी, कोरोना कुछ नहीं है, ये तो स्कैम है, बहुत हो गया कोरोना, मुझे कोई मास्क नहीं चाहिए, और कोरोना का रोना बहुत हो चुका है, अब हमें पार्टी करनी है, देयर इज लाइफ बियॉन्ड कोरोना ऑल्सो। एक इस टाइप का एक फीलिंग हमने अपने कुछ नागरिकों में, कुछ दोस्तों में पाते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे स्थाई की फीलिंग जो हमने देखी है वह आ गई है कि मैं एक कोरोना पॉजिटिव से टच में आया था, बहुत कम समय था, लेकिन मैं डेफिनेटली इन्फेक्ट हो गया हूं और अब मैं मर जाऊंगा, मुझे डेफिनेटली रेमडेसिविर चाहिए, कहीं से भी मिले घर में रख लेता हूं ताकि कभी मुझे इन्फेक्शन हो तो मैं बच सकूं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे घर में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं अपनी तैयारी कर लेता हूं। तीसरे स्थाई पर जो कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिसके कारण ही आज तक हम लोग इस देश में कोरोना को मैनेज करते आए हैं, वह यह है कि हम इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क का यूज इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं, 2 गज की दूरी रखें, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको समझें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें, भय में ना रहें, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। हम आप लोगों के द्वारा अपने देश के सभी नागरिकों, सभी मित्रों से एक विनती करना चाहते हैं, प्लीज समझें कि अगर हम थक गए हैं तो वायरस नहीं थका है। तो जरूरी है कि हम कोविड से रिलेटेड जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसकी एक एसोसिएटेड एगनी या एक मैनेजमेंट है, हम उसको भय से और पैनिक में आके उसे एग्रेवेट ना करें, उससे पेशेंट को भी नुकसान होता है, उसकी फैमिली को भी नुकसान होता है। हम एक अवेयर तरीके से अगर करेंगे तो शायद हम उसको और अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। इससे ही लिंक्ड इशू है कि जैसे पिछली बार भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, कई लोग हॉस्पिटल एडमिशन इस बात को कह के ले लेते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करें तो लगता है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, जैसा कि मीडिया के मित्रों द्वारा ही कई विषयों में पाया गया है, कई विषयों में हाईलाइट भी किया है इस विषय में। तो हम ये कहें कि अवेयर रहें, अलर्ट रहें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ में हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं कि अगर 70 से 80% देश की जनता भी अवेयर और अलर्ट रह के काम करे, 5, 10 या 1% लोग भी काम ना करें, तो यह सोसाइटी में सबको इंपैक्ट करता है, इन्फेक्शन रनअवे इन्फेक्शन के रूप में फैलता है। हमें जरूरी है कि हम ये समझें कि जब देश में कोरोना शुरू में 30 जनवरी 2020 में आया था, तब एक सिंगल केस ऑफ इन्फेक्शन से आज वह करोड़ों में कन्वर्ट हुआ है। वायरस फटीग की दृष्टि में नहीं है, हम जरूर कभी हद तक मानते कि शायद हम थक गए हैं। हमें आप सबके द्वारा विनती है कि चाहे वो लोग जो भय में हैं, वो लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, हमें उन सबके भी सपोर्ट की जरूरत है, हमें उन सबकी भी गाइडेंस की जरूरत है। प्लीज हमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। कलेक्टिवली मिलके जो ये चैलेंज हमारे सामने, जो सेकेंड वेव हमारे सामने है, हमें उसको किसी भी तरीके से मैनेज करके अपने जितने भी देश के नागरिक है, जो भी एक घर में जिसमें डेथ होती है वह पूरे समाज को इफेक्ट करती है, उसको समझते हुए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, और जरूरी है कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को फैलने से रोकें।
धन्यवाद। पीयूष गोयल जी। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार अभी बात की थी कि इस देश में जो कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन भी बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई सारे कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हमने पिछली बार थोड़ी चर्चा की थी, और पुनः मैं उन विषयों पर आपसे थोड़ी चर्चा करके आपको और जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस देश में जो मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन होता था वो पिछले साल अगस्त में करीब 6000 मेडिकल टन था। अब अथक प्रयासों से, जिसमें सभी के प्रयास शामिल हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के साथी हों, चाहे और हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हों, उन सब के अथक प्रयासों से जो हमारे देश में डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 125% लगभग 9000 टन हम लोग अब आजकल डेली उत्पादन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, सेल जो होती है, वो उसमें भी निरंतर वृद्धि होते होते अब वो 7500 टन प्रतिदिन है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के पास अभी वर्तमान में लिक्विड ऑक्सीजन के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, और आने वाले समय में अगर यही वृद्धि अभी देखते हुए केसेस की भगवान की कृपा से हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये स्थिति में सुधार हो जाए, हम सबके मिले जुले प्रयासों से स्थिति शीघ्र नियंत्रण में आ जाए, किंतु तब भी किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का भी कार्रवाई की है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी हमें इस मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब मैं बात करूंगा कि इसमें हमने सरकार को, जैसे हम पिछली बार बताया था कि कई प्रयास किए जा रहे हैं इसकी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, पर पिछली बार में मैंने उन प्रयासों के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को और अधिक बढ़ाएं। एक तो नए ऑक्सीजन के प्लांट शुरू किए गए हैं, और जो पुराने हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनकी भी जो डेली प्रोडक्शन था उसको अथक प्रयास से बढ़ाया जा रहा है, और इसमें सभी के सहयोग से काफी अच्छा हमको परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी ये परमिशन दी गई है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकें। स्टील प्लांट्स में जो प्रोडक्शन था उसमें एक उनके प्रोडक्शन की एक बाई प्रोडक्ट होती है लिक्विड ऑक्सीजन, तो उन्होंने उसको भी अपना बहुत प्रयास करके काफी बढ़ाया है, और पिछले कई महीनों में इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा एक कोविड हॉस्पिटल्स, एक अलग तरह के जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, जिसको में गैसियस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः हम लोग जब बात करते हैं तो हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं, और यहाँ पे पर ये एक प्रयोग हो रहा है, चूंकि ये जो यूनिट थे इंडस्ट्रियल, चूंकि ये ज्यादातर गैसियस ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका उपयोग करने के लिए उन्हीं प्लांट्स के पास में ये जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता में अधिक वृद्धि की जा सके। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन का जो अन्य उत्पादक जो कर सकते थे, जिनको अभी पहले नहीं कर रहे थे, पर वर्तमान में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको मेडिकल ऑक्सीजन में उपयोग ला सकते थे, तो उन सबको भी सहयोग करके उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना योगदान दें। साथ ही साथ सरकार ने जो ऑक्सीजन का इंडस्ट्री के लिए यूज होता था उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। उसमें खाली जो मेडिकल से संबंधित हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हुई, चाहे वेल्स हुई, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने के लिए जो उपयोग आती हैं, इनको छोड़ के तथा डिफेंस फोर्सेस को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग मना कर दिया गया है। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स के बारे में मेरे साथी ने भी आपको विस्तार में बताया ही था, और जैसा मैंने अभी चर्चा करी कि मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट किया जा रहा है।
अब प्रोडक्शन के बाद फिर अगली बात आती है कि चूंकि संसाधन, हमें अपने संसाधनों का जुडिशियस उपयोग करना चाहिए, तो इसलिए भारत सरकार ने सभी सरकार राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करके तथा मैन्युफैक्चरर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके और स्वास्थ्य विभाग के जो नॉर्म्स हैं इस बारे में, उनको ध्यान में रखते हुए किस जगह की कितनी आवश्यकता है, इसका एक मूल्यांकन करके एक एलोकेशन प्लान वर्कआउट किया है, जो कि डायनामिक इन नेचर है। ये निरंतर रिव्यू किया जाता है। इसमें दो तरह से होता है। एक तो जो एलोकेशन कोटा है, इसको लगभग प्रतिदिन बेसिस पे रिव्यू करके जहां आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना होता है किया जाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए किसी राज्य को अचानक किसी भी कारण से, चाहे वो कोविड केसेस में सर्ज हुआ हो या उसकी कोई नॉर्मल सप्लाई बाधित हो गई हो, तो उस वजह से अगर उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी दिन में, तो उसमें इमीडिएटली हम लोग प्रयास करके उसको वो सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके बाद बात आती है ऑक्सीजन मूवमेंट की। जो आपने प्रोडक्शन कर लिया, पर अब आप उसको, अगर आपको हॉस्पिटल्स तक लेके जाना है, तो इसमें हमारा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, जो मैंने पिछली बार बताया था कि प्रोडक्शन जो है वो हमारे पूर्व भारत में ज्यादा होता है और डिमांड जो है पश्चिम तथा मध्य भारत में काफी ज्यादा है। अब इसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक सोर्स से डेस्टिनेशन की मैपिंग की, जिससे कि एक ऑप्टिमाइज्ड मूवमेंट प्लान बनाया जा सके और ये प्रयास किया जा सके कि मूवमेंट टाइम को कैसे हम मिनिमाइज कर सकें। इसमें सभी स्टेट्स यूटी से कंसल्टेशन किया गया, मैन्युफैक्चरर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके ये तैयारी की गई। अब इसके लिए जो मूवमेंट करना होता है, वो आप अवगत ही हैं कि उसके 3 माध्यम हैं। सड़क के माध्यम से टैंकर्स के, या रेलवे से भी टैंकर्स के माध्यम से, या फिर एक एयरफोर्स का एक हम लोग ने प्रयोग किया जो बड़ा अच्छा, जिसके हमें परिणाम मिल रहे हैं, उसके माध्यम से। पर तीनों ही माध्यम से, जैसे मैंने बताया, टैंकर उसके लिए एक मुख्य आवश्यकता होती है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स के माध्यम से ही हम उसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से देश में चूंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता इन टैंकर्स की नहीं होती, तो जितने टैंकर्स उपलब्ध थे वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो कम पड़ गए थे। तो इसलिए एक युद्ध स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैंकर्स को हम अपना नंबर्स बढ़ा सकें, जिससे कि जो हमारा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, लॉजिस्टिक्स का वो जो समस्या है, उसका निराकरण किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों पे सरकारों को ये निर्देश दिया कि जो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं, उनके लगभग 50% उनका कन्वर्जन कर लें ऑक्सीजन टैंकर्स में। कुछ तो उनके आवश्यक हैं उसके जो अपने उपयोग में लाने के लिए, इसलिए सभी का नहीं किया गया, जिससे कि किसी प्रकार से भी हमारा ये जो कार्य है वो बाधित ना हो। और इसमें अथक प्रयास हो, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुत अथक प्रयास किए और उसके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा ये सारे कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। साथ ही साथ भारत सरकार बाहर से टैंकर्स इंपोर्ट कर रही है, खरीदने के रूप में भी, और उनको हायर कर रही है यूज के लिए। और तीसरा जो इस बारे में कदम उठाया गया कि हमारे अपने देश में भी इसका मैन्युफैक्चर तेजी से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसका जो मूवमेंट टाइम को फर्दर कैसे रिड्यूस करें कि टर्न अराउंड टाइम होता है क्या है, जैसे जिस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसका एलोकेशन उसके आसपास जिस भी क्षेत्र से है जहां से प्रोडक्शन साइट से, तो वहां से वो अपना टैंकर भेज के उसको लाता है, या जो सप्लायर्स होते हैं वो टैंकर्स अरेंज करते हैं अपने आप कि प्रोडक्शन साइट से वहां ले जा सकें। तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो तो रोड से ही कन्वीनियंट रहते हैं कि सड़क के माध्यम से सबसे जल्दी आप पहुंच सकते हैं, तो वहां तो वही प्रक्रिया की जाती है। पर जो ज्यादा दूर के स्थान है, तो वहां पे एक ये जो प्रयास किया जा रहा है कि एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर्स को हम पहुंचा दें प्रोडक्शन साइट पे, जिससे कि जो 3 से 4 दिन एक साइड में जाने में लगते थे टैंकर को, वो 2-4 घंटे में ही पूरा किया जा सके। और फिर टैंकर्स के भरने के बाद इनको हम या तो रेलवे के माध्यम से ले आए, रोल ऑफ ट्रेन्स कहते हैं इनको, डबल इंजन ट्रेन्स होती हैं, और या फिर अगर वो संभव ना हो तो फिर उनको रोड के माध्यम से लाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जो रोल ऑफ ट्रेन्स है उसमें एक कंटेनर की ऊंचाई की एक सीमा है। 3500 मिलीमीटर से अगर अधिक ऊंचाई होती है तो वो टैंकर्स को उस ट्रेन से नहीं ला सकते,
तो जो बड़े टैंकर्स होते हैं 20 टन से या उससे ज्यादा के, उनके लिए अक्सर ऐसा होता है कि उसमें फिर बाई रोड लाना पड़ता है, और जो छोटे टैंकर्स हैं उनको हम रोल ऑन रोल ऑफ से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इंपोर्ट भी किया जा रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हम दोनों तरह के टैंकर्स लाएं, जिससे कि जुडिशियस मिक्स किया जा सके और हम अधिकाधिक मात्रा में कम से कम समय में ऑक्सीजन का मूवमेंट सुनिश्चित कर सकें। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने इन टैंकर्स का एक लाइव मॉनिटरिंग कर सके, जिससे कि हमें मालूम चले कि भाई जो टैंकर चला था किसी दिन एक जगह से प्रोडक्शन साइट से और अभी कहां पे है वर्तमान में और कब पहुंचेगा वो हॉस्पिटल, इसके लिए एक ऑनलाइन रियल टाइम टैगिंग सिस्टम बनाया है विद जीपीएस टैगिंग। साथ ही साथ इन टैंकर्स को जो मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे जो गृह मंत्रालय है उसने कुछ आदेश पारित किए हैं। पहला तो 22 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने ये आदेश पारित किया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिससे कि सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को ये निर्देश दिए गए कि अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो हमारी ऑक्सीजन टैंकर्स का। साथ ही साथ उनको पुनः ये निर्देश दिए गए कि इन ऑक्सीजन टैंकर्स को आप एडिक्वेट सिक्योरिटी दें और एक इनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, और जैसे कि आप एम्बुलेंसेस के लिए बनाते हैं। स्टेट्स यूटीज को ये भी निर्देश दिए गए कि चूंकि गंभीर स्थिति को देखते हुए कि वो अपने अपने यहां एक कंट्रोल रूम बनाएं, जिसमें वो पूरा मॉनिटर करें मूवमेंट का, और आगे फर्दर उसका आपका जो भी कोई इसमें समस्या आए इंटर स्टेट मूवमेंट में, उसका निराकरण करने के लिए उसको लिंक किया गया एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम से, जिसको और मजबूत करते हुए इसमें एडिशनल सेक्रेटरी तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित किए गए, जैसे कि हेल्थ, इंडस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, रेलवेज, मॉर्थ इत्यादि। ये सारे ऑफिसर्स जो हैं ये एक सोशल मीडिया ग्रुप के पार्ट हैं, और जो कि रियल टाइम बेसिस पे 24/7 जो भी कोई समस्या आती है उसका तत्काल निराकरण करते हैं। और इसके बाद आती है बात, एक बार जब हमारी ऑक्सीजन वहां पहुंच जाए अपने निर्धारित गंतव्य स्थान पे, राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, क्षेत्र में, तो वहां पे हॉस्पिटल्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो इस संदर्भ में जो वर्तमान में व्यवस्था है वो हॉस्पिटल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसको वहां पे दो तरह से स्टोर किया जाता है। एक तो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इन दोनों की भी संख्या में बहुत वृद्धि की गई है, और अभी इसका जो और निरंतर प्रयास जारी हैं, इस संदर्भ में भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बाहर से भी मंगा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको हम जितने अधिक से अधिक मैक्सिमाइज कर सकें वो किया जाए। और अब इसके बाद बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम इसका जुडिशियस उपयोग करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके बारे में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। केवल उन्हीं केसेस में जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ज्यादा कम हो जाए, ब्रीदिंग में दिक्कत हो, वहां पे ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन देते समय भी कितनी ऑक्सीजन की मात्रा देनी चाहिए, इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ नॉर्म्स हैं। तो हमने सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से ये आग्रह किया और निरंतर कर रहे हैं कि हम इसको लगातार सब वो लोग मिलें, सारे हॉस्पिटल्स के साथ निरंतर इस पे बातचीत संवाद जारी रखें, उनको सेंसिटाइज करते रहें और ये सुनिश्चित करें कि जो ऑक्सीजन का उपयोग है वो बड़ा जुडिशियसली किया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। अंत में मैं एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार तथा स्टेट्स और यूटीज की जो सरकार है, वो सभी बिल्कुल निरंतर एक दूसरे से मिलके एकजुट होके, और इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स तथा जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ 24/7 बेसिस पे निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि देश के किसी भी भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से हमारे जो देशवासी हैं उनको जिनको इस कोविड की वजह से ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, वो उनको समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके। मैं पुनः ये आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा
कि ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी को लेके हम लोग किसी भी प्रकार के घबराहट में ना हो, कोई पैनिक में ना पड़े। ये बात जरूर है कि हमारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, हमारे पास पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है, पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी कई जगह पे ये खबर आने लगती है कि साहब वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और खत्म होने वाली है। पर हमारे सभी स्टेट्स और यूटीज ने इस बारे में बहुत अच्छा एक कंट्रोल रूम व्यवस्था डेवलप करी है ओवर द लास्ट फ्यू डेज, और हमारे वर्चुअल सेंटर कंट्रोल रूम से हम लोग इसको रात दिन निरंतर मॉनिटर करते रहते हैं कि जहां कहीं से भी अगर कोई सूचना आती है किसी प्रकार की किसी हॉस्पिटल की, तो हम तत्काल उस स्टेट और यूटी के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट करते हैं कि आप तत्काल इसमें देखें क्या समस्या है, उसका निराकरण करें। और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से, हमारे सभी देशवासियों और आप सबके प्रयासों से हम लोग ये अभी तक हम लोग ने बहुत हद तक ये सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। तो पुनः आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह से इस बात को लेकर घबराए नहीं, कोई पैनिक क्रिएट ना करें, और हम सब मिलकर इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। थैंक यू, नमस्कार। मैं 3 चीज़ों पे टच करना चाहूँगा। सबसे पहले क्लिनिकल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे अब अभी बताया गया कि पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन डिमांड, बेड्स की डिमांड पूरी तरह से मीट की जाए और पेशेंट्स को एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो सेकेंड वेव आया है उसकी जो एकदम रेट ऑफ राइज था वो बहुत रैपिड रहा है, इसलिए कुछ टाइम के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रेन पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनकी डबलिंग बहुत रैपिडली हुई है। अगर हम देखें तो जैसे पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक वार्ड में एडमिट होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, 7 से 10 दिन वो वहां रहेंगे, तो टर्नओवर टाइम जो है अगर वो कम हो जाए तो हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम ये देखें कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर की जाए। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है इट इज गोइंग टू टायर 2, टायर 3 सिटीज और जगह भी फैल रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग सबकी हो, स्पेशली उन डॉक्टर्स की जिनको इतना आइडिया नहीं है कि ये जो नई बीमारी है कोविड-19 इसको कैसे ट्रीट करना है। इसके संदर्भ में गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ने रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। उसमें एम्स न्यू दिल्ली इज लीडिंग दैट, और हमने 14 ऐसे सेंटर्स पूरे देश में बनाए जो रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, जिपमर है, एम्स जोधपुर है, एम्स भुवनेश्वर है, केजीएमयू है या निगरिम शिलोंग है। इन सारे जो सेंटर्स हैं इनके साथ एक मेंटरिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, और ये जो सेंटर्स हैं ये आगे जाके और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करेंगे इन कोविड मैनेजमेंट। तो चाहे टायर 2, टायर 3 शहरों के डॉक्टर्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स हों या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सबके लिए हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे जिससे हम उन सबको रीच कर पाएं, उन सबको ट्रेन कर पाएं, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपर हो और कोई भी पेशेंट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण उसकी जान ना जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे मिसयूज ऑफ ड्रग्स हैज टू बी अवॉइडेड, और बीमारी के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर दे देते हैं, स्टीरॉयड दे देते हैं, और जैसे हमने अभी गाइडलाइंस में भी दिखाया, होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 जो है, हम ये कह सकते हैं ये एक बाइफेजिक डिजीज है, उसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज है जब वायरस शरीर में ज्यादा फैलता है, नाक में, गले में, फेफड़े में, और उसके कारण बुखार होता है, जुकाम, नजला होता है। उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में जब फेफड़े में ज्यादा फैलता है तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, और हम उनको स्टेज 2 कहते हैं, जब हम तब सोचते हैं कि इस पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है और एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर है या प्लाज्मा देते हैं। दूसरा फेज है जब वायरस इतना नहीं रहता है लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, और इम्यून सिस्टम के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाती है। तब स्टीरॉइड्स का रोल है और ड्रग्स का रोल है। अगर स्टीरॉइड्स हम पहले फेज में दे दें जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो फिर वो नुकसान ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो वायरल रेप्लिकेशन को और प्रमोट कर सकता है, वायरस और ज्यादा रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मिसयूज को अवॉइड करने के, ड्रग मिसयूज को अवॉइड करने के लिए ये रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं,
और ये हम कोशिश करेंगे कि हर एक डॉक्टर, चाहे वो रूरल एरिया में हो, उस तक ये जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं ये पहुंच पाए कि होम आइसोलेशन कैसे करना है, किस तरह से पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करनी है और क्या ट्रीटमेंट किस फेज में देने की जरूरत है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों में मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी अब रिलीज की हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि यंगर एज ग्रुप में भी काफी ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। उनमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन से ड्रग्स बच्चों में सेफ है, कौन से अवॉइड करने चाहिए और कैसे उस उम्र के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। और होम आइसोलेशन की तो ऑलरेडी बात कर दी गई है कि हम होम आइसोलेशन गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा कि केसेस, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हमें अपने केसेस भी कम करने हैं। और जैसे श्री लव अग्रवाल ने कहा कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली निभाने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि हमें एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, एक अभियान शुरू करना चाहिए, ब्रेक द चेन मूवमेंट, कि हमें ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ना है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड को तोड़ना है। और इसलिए जब भी हम बाहर जाएं मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कुछ मास्क अपने साथ लेके जाएं और अगर हम ये देखें कि किसी ने आसपास मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको एक मास्क भेंट कर दें कि आप प्लीज मास्क डाल लीजिए, ये हमारे और सबके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो तो वहां जाके हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, विनती करें कि प्लीज आप भीड़ ना बनाएं, इससे ये वायरस फैलेगा। तो ये हमें एक मूवमेंट करने की जरूरत है। अगर हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो घर में रहें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल एकदम अवॉइड करें। ऐसी अगर हम चीजें करेंगे और ये अभियान करेंगे कि हम आप खुद भी करें और देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, हमारे लोकेलिटी में सब लोग ये कर रहे हैं, तो इस वायरस को फैलने से हम रोक पाएंगे और अपने केसेस कम कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें तो मेरा ये मानना है कि हम ये जो वायरस को जो फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड है, इसको हम रोक पाएंगे। तीसरी चीज जो एंड में मैं ये कहना चाहूंगा वो वैक्सीन के बारे में है। दो चीजें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन कब लगा सकता हूं। इसमें जो हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कम से कम 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये कहेंगे कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप लगा लीजिए, जब तक आपको पूरे लक्षण आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता और वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कारणवश आप दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हैं और डोज डिले हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका सेकेंड डोज डिले हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है। वैक्सीन तब भी असरदार रहेगी और उससे इम्यूनिटी आपको तब भी मिलेगी। इसलिए दूसरा डोज लगाना जरूरी है। अगर कुछ दिन आगे पीछे डिले हो जाता है, कुछ हफ्ते आगे पीछे डिले हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे लगाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बूस्टर इफेक्ट देगा और वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं, ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें और मिस यूज ऑफ ड्रग्स जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे स्टीरॉइड्स की बात हो, उसको हम बिल्कुल मिस यूज ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। थैंक यू। So we'll now take a few questions. Please go ahead. If you could, just quickly important. Sir, 2-3 important points that I want to know, because tomorrow we are rolling out, and as Dr. Randeep is pointing out, if India has to succeed, it has to be the vaccination program. But state after state are saying there are no vaccinations. And really, those who are already rolled in, they are not able to do it. So there's complete uncertainty in terms of how it's going to roll out. So if you could please clarify for the rest of the country, because everybody is worried, how is it going to? Because in the light of today's Supreme Court saying we want a national immunization policy to carry on. These are the observations that they've made, but they have come down severely on what your triple policy. The second most important is you were talking about, which Dr. Randeep was talking about, medicines, and even you were saying protocol to give. Many of those life-saving drugs that you're talking about,
be it Butycon or anything, they are not available in the market, even if for home isolation. So where do they get it? And lastly, what have you done as the Health Ministry and the Ministry of Home Affairs to have stopped these super spreader events like the Kumbh Mela or the election rallies? Did you do it? Now you all are saying do a national movement. What was done earlier? Why did you allow this situation to go out of hand? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको वैक्सीनेशन के विषय में बताया था, तो अगर आप देखें अब तक 15 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस देश में दी जा चुकी हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट्स को प्रोवाइड करके दी हैं। फेज 3 में जब हम आ रहे हैं तो फेज 1 और फेज 2 में हमारा एफर्ट जो मेनली रहा है, जो कि एक साइंस की दृष्टि से भी क्लियर होता है, वह ये होता है कि 45 प्लस एज के लोग, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी कवर कर रही है, फ्री में ही देश को प्रोवाइड की जा रही है एडिशनैलिटी के रूप में। साथ में कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन फ्यूचर ऑल्सो और वैक्सीन भी अवेलेबल होंगी, कंसिडरिंग ऑल्सो द फैक्ट कि हम वैक्सीन का जो अवेलेबल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को दृष्टि में लेते हुए एक फेज 3 के रूप में हमने कहा है कि जो स्टेट्स, जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एडिशनल वैक्सीन लेके उसको स्टार्ट करके एडिशनल इन एडिशन टू प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री कवर करेगी, अगर आप उसे कवर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वह सारी की सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। कल ही पूरे डिटेल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हर स्टेट के साथ की गई, उससे पहले भी ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, जिसका एक ही पर्पज है कि स्टेट्स को कैसे ओरिएंट किया जाए कि वह इस एडिशनैलिटी का इस्तेमाल करके वाइडर सेट ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर सके। तो जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस टूल जो हमने जारी किए हैं, जो हम स्टेट को हैंड होल्ड कर रहे हैं, हमें लगता है कि कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे कि डिजाइन किया गया वैसे ही शुरू होगा। और धीरे धीरे, जैसे अगर आप देखें 16 जनवरी को जब देश में वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया तो लिमिटेड सेंटर्स थे, धीरे धीरे वो सेंटर्स बढ़ते रहे। तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। दूसरा विषय जो आपने पूछा था, लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें कि जो भी ड्रग्स हमने क्लिनिकल प्रोटोकॉल, जो डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया है, जो ड्रग्स हमने होम आइसोलेशन में बताई हैं, वो सारी ड्रग्स आज आइवरमेक्टिन है, वह अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर वह अवेलेबल नहीं है तो काइंडली हमें बताइए, वी विल वर्क विद स्टेट्स, वी विल इंश्योर कि दे आर मेड अवेलेबल। बट आइवरमेक्टिन इज ए वेरी इजीली एंड ऑलरेडी रेगुलरली अवेलेबल मेडिसिन इन द कंट्री। इसी तरीके से जो और वैक्सीन जितने भी हमारी ड्रग्स हैं, दो तरीके से इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक तो फॉर एवरीथिंग सॉल्यूशन इज नॉट रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब, दूसरा जो हमें समझना पड़ेगा, रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब के भी ऑल्टरनेट्स हैं which are widely available, which are also cheaper than the present medicines being talked about. तो एक तो यह है क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की वाइडर अंडरस्टैंडिंग एट द फील्ड लेवल विल हेल्प अस, फैसिलिटेट अस। दूसरा चीज जो होगी साथ में, जो फिर भी ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स है, इनको हम कैसे बढ़ावा दें। तो मैं इन शॉर्ट आपकी दृष्टि में यही लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि जितना प्रोडक्शन रेमडेसिविर का इससे पहले होता था, अब उसका 4 या 5 गुना प्रोडक्शन कर दिया गया है। साथ ही इंपोर्ट से रिलेटेड कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तो जो पूरा एफर्ट है देश का, वह यही है कि जो भी हम ड्रग चाहिए, पहली तो हमारा एफर्ट हो कि वह सस्ती या ऑल्टरनेट ड्रग्स के रूप में जो इक्वली इफेक्टिव वो अवेलेबल रहे। दूसरा, हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन फील्ड में देखें। आई विल गिव यू वन एग्जांपल विच विल हाईलाइट द सेंस ऑफ अर्जेंसी वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। हमारी एक टीम जो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए गई, उसने टीम ने पाया कि सेम टाइम पर पेशेंट को टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर और प्लाज्मा तीनों एक साथ दे दिए गए। तो जो हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हर मेडिसिन का एक फेज होता है, एक टाइम होता है जब वो मेडिसिन दी जाए। अगर हम उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे
तभी हम उस सिचुएशन से उस पेशेंट को बचा पाएंगे। कई बार पैनिक या नॉन फॉलो अप प्रोटोकॉल कैन एक्चुअली बी हार्मफुल टू ए पेशेंट। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू सबमिट टू यू, रिक्वेस्ट यू प्राइमरी द फैक्ट कि alternate medicines are available, the existing medicines which are being talked about also, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, इन सब पर काम हो रहा है। साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट का जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो इनिशिएटिव डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बताया है, जिसके थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि देश का हर डॉक्टर समझे, लेट अस डीमिस्टिफाई ये जो कई बार पर्टिकुलर टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में ये जो भय का वातावरण फैला है, इसको कैसे हम कम करें, इसके लिए भी एक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तीसरा विषय जैसे आपने बताया, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें समझना पड़ेगा कि हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हम शुरू से कहते रहे हैं कि आप कुछ भी अगर करें तो काइंडली प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस बड़े सिंपल हैं, सोशल वैक्सीन, 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, सपोर्ट इट विद क्लिनिकल मैनेजमेंट, लिंक इट विद वैक्सीनेशन। दिस इज द ब्रॉड स्ट्रैटेजी जिस पर कि देश काम कर रहा है और उस पर काम करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। तीसरी चीज हमें यह समझनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी इस प्रेजेंटेशन के रूप में भी दिखाया कि हमें वायरस की इस देश की ट्रेजेक्टरी को समझना पड़ेगा। अगर आप देखें वायरस की ट्रेजेक्टरी ने कैसे मूव किया है, वायरस की ट्रेजेक्टरी महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, नाउ यूपी, इस तरह से मूव कर रही है एंड नाउ वाइडर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस वायरस की ट्रेजेक्टरी को समझते हुए यह समझें कि आज पूरे देश में जरूरत है कि जहां जहां पर भी इंफेक्शन फैला है हम उस पर काम करें। 104 पहले तो ये कि पैरासीटामोल तक नहीं है सफदरजंग हॉस्पिटल में, अगर आप उसको अवेलेबल करवा पाए तो देखिए। रेमडेसिविर आरएमएल में नहीं है, सफदरजंग में भी नहीं है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। खैर, मेरा सवाल ये है सर आपसे, मैं परिमल हूं, कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे कल से क्या टीका लग पाएगा अगर वो प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं तो, जो पहला और दूसरा चरण का टीका है, या वो जब तक प्रोक्योर नहीं करेंगे तब तक नहीं लगा सकते, या कल भी टीका लगता रहेगा? क्योंकि ये निर्देश दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज चेन में जहां से उन्होंने टीका लिया है उसको लौटाना पड़ेगा। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल कल से टीका लगा सकते हैं, पुराना जो फेज 1 फेज 2 है वो? देखिए, स्टेट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कशन करके हमने उनको गाइड किया है कि जितने भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कोई फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया है वह उसको अकाउंट फॉर करें, और साथ ही एडिशनल वैक्सीनेशन वो लेते हुए बाद में उन टीकाकरण सेंटर्स को चलाएं। ये क्लियर डायरेक्शन इशू की गई है कि कल से क्या ये लोग टीका लगा पाएंगे, क्योंकि इनको टीका कहा गया लौटाने के लिए 30 अप्रैल के बाद से। इसलिए देखिए, जितने भी सेंटर्स हैं जिनको की जो कि वैक्सीन जैसे कि गाइडलाइंस में इशू किया गया, जो प्रोक्यूर करेंगे वह टीका लगा पाएंगे। जहां तक मेरी नॉलेज में, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, मुझे जो बताया गया है वह यही है, लेकिन अगर इसके फैक्ट्स थोड़े से विभिन्न होंगे तो वी विल गेट बैक। नंबर 10 सर, मैं कुमार कुंदन हूं, TV9 भारतवर्ष से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कल किसी भी टीकाकरण सेंटर पर ना जाएं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र ने भी कहा है, वहां पे जंबो सेंटर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कल से इतना बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, आखिर लोग कहां जाएं? रजिस्ट्रेशन 2.5 करोड़ लोगों ने करवा लिया है, किसी को टाइम स्लॉट अभी तक मिला नहीं है, तो ये कब से शुरू होगा? सरकार स्पष्ट रूप से बताए, पहली चीज। और दूसरा, विदेशों से जितने भी ये आर्थिक मदद और सब कुछ तरफ मिल रही है वो किन किन राज्यों को जा रहा है, अगर हम इक्विपमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो? देखिए, टीकाकरण के विषय मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहां जहां पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट किया है वहां पर यह टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। साथ ही जो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फ्री टीकाकरण किया जा रहा है वह उसी गति से और उससे भी अधिक गति से
चलता रहेगा। यह जो नया प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस इज ए पेड प्रोग्राम, और अदरवाइज अनलेस इन द स्टेट गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज इट, इज दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी 15 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, और उसी स्पीड से और उससे भी अधिक स्पीड से इसको कार्य को चलाने के लिए कार्य चल रहा है। साथ ही धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने वाला प्रोग्राम शुरू होगा और धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर वह भी एक उस लेवल तक आएगा जिससे हम वाइडर पॉपुलेशन कवर कर पाए। Thank you, friends. We close the press conference now. विदेश से जितने भी हमारा जो सामान आ रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको समझ रही है। समझने के बाद एक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन नीड उसको एलोकेट किया जाएगा। कुछ ही देशों से जो हमारे मित्र देश हैं जिससे कुछ सामान है उनको कोऑर्डिनेट करके उनकी सप्लाई आनी शुरू हुई है। वह प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, उनका लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट टाई अप किया जा रहा है। Thank you, friends.